साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। ये हमारी चौथी क्लास है निबंध की। 3 क्लासेस हो चुकी हैं। जैसा कि हम लोगों को पेन ड्राइव कोर्स में पढ़ाया गया था वैसे ही क्लासेस चल रही हैं। कल की क्लासेस में हमने देखा था, कुछ निबंध देखे थे और उनके जो है रूप देखे थे कि किस प्रकार हम निबंध को लिख सकते हैं, किस प्रकार फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे हमने कल के क्लास में एक निबंध देखा था कि एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। वो हमने देखा था। अगर आपने पिछला निबंध नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, क्योंकि पिछले निबंध के बाद से ही आगे ये निबंध स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसका आधा पार्ट जो है, क्योंकि पिछला निबंध था जो है हमारा, पिछले निबंध का नाम था हमारे कि भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। ठीक है, वो देखा था। तो उससे पहले हमने 2 निबंध देखे थे कि एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित तथा ज्ञान से संचालित होता है। तो उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है। उसके साथ साथ हमने देखा था कि यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। ठीक है, वो हमने देखा था किस प्रकार जो है यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता, किस प्रकार जो है यथार्थ आदर्श के अनुरूप नहीं होता बल्कि उसकी पुष्टि करता है। ठीक है, ये देखा था हमने। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि भारत में नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है। तो उसमें हमने देखा कि मिथक नहीं है, नए युग की नारी की परिपूर्णता के बारे में देखा कि किस प्रकार नारियों के स्वतंत्र विचारण की वजह से जो है नए युग की नारियां स्वतंत्र हुई, हैसियत से किस तरह हुई, अपने फैसले खुद कर सकती हैं, आत्मनिर्भर हो सकती हैं, बराबरी का हक उनको मिलना शुरू हो गया, बराबरी का व्यवहार करना शुरू हुई। ठीक है, साथ साथ हमने देखा कि साक्षर भी हो गई, उनको वैज्ञानिक मनोवृत्ति मिली, उनके साथ साथ साक्षरता से आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो गई नए युग की नारियां, हर क्षेत्र में सफल हुई, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, चाहे पॉलिटिक्स हों, चाहे इकोनॉमिक्स हों। न्यूजीलैंड और वेस्टर्न यूरोप में ऐसी स्थिति देखने को मिली, जिसमें हमने जो है देखा था कि राजनीति में मिथक नहीं है। क्यों नहीं है? कि राजनीतिक में जैसे देख सकते हैं नाम इंदिरा गांधी और मायावती का। ठीक है, क्योंकि जो है आपने देखा होगा ये नए युग की नारियां हैं। ठीक है, उनकी परिपूर्णता एक मिथक नहीं है, हमने देखा। आर्थिक में देखा हमने चंदा कोचर और सीतारमण, निर्मला सीतारमण का नाम हमने लिया था। खेल में हम फोगाट और मैरी कॉम सिंधु का नाम लिया था। उसके साथ साथ जो है हमने साहस में अवनी लेखरा और किरण बेदी जैसी महिलाओं का नाम लिया था। तो वो था हमारा जो है कि नए युग की नारियां जो है उनकी परिपूर्णता एक मिथक नहीं है। अब मिथक है, नए युग की नारी की परिपूर्णता एक मिथक है, मतलब झूठ है, आज हम देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं आगे शुरू करते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग जो है 1-2 टॉपिक देखेंगे और 1-2 निबंध और देखेंगे आज के लेक्चर में। देखिए, जितना दृष्टि में पढ़ाया गया है हम लोगों को जिस क्लास में, मैं उस क्लास में उतना ही बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जिस तरह पढ़ाया गया है मैं उस तरह बता रहा हूँ। हालांकि वो क्लासेस तो 2.5 घंटे की हैं, लेकिन मैं 2.5 घंटे नहीं पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि बीच में हंसी मजाक भी होता है क्लास में, और इस तरह आप सामने बैठ के तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ कि आप लोगों से भी क्वेश्चन मैं पुटअप करूँ और पूछूं। बेहतर ये है कि जिस तरह फॉर्मेटिंग करवाई गई है उसको शॉर्ट में लगभग 30 से 35 मिनट में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि निबंध को हमें किस प्रकार लिखना है, किस प्रकार समझना है। ठीक है, स्टोरी बेस्ड नहीं है कुछ भी। ये चौथी क्लास है, 7वीं क्लास के बाद से लगभग लिखाना शुरू करूँगा मैं, तब से जो है लिखने का आप लोगों को मौका मिलेगा। अभी सिर्फ फॉर्मेटिंग करवाई जा रही है। 7वीं क्लास से लेके जो है 13वीं क्लास तक आप लोगों को देखने को, लिखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें मैं लिखा दूंगा क्या क्या लिखाया गया है। तो अभी इन क्लासेस को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये फॉर्मेट जब आप देख लेंगे तो आगे आप निबंध बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो पूरी तरह से निःशुल्क है, मैं तो कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ। और बस आपसे यही अपेक्षा की जा रही है कि आप अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिए,
बस इससे ज़्यादा मैं कुछ उम्मीद नहीं करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो हमने कल देखा था मिथक नहीं है, तो आज देखेंगे मिथक है। नारी की परिपूर्णता जो है मिथक कैसे है। महानगर में अगर हम देखते हैं नारी की परिपूर्णता मिथक है कैसे। उच्च वर्ग और मध्य वर्ग में हम लोग देखते हैं कि ठीक ठाक स्वाधीनता उनको मिलती है। परिवार में जो है स्त्रियों को रोजगार वर्सेस घरेलू श्रम में दोनों में चुनना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप महानगरों में देखते हैं स्वतंत्रता तो है, स्वाधीनता मिलती तो है, लेकिन उनको जो है रोजगार और घरेलू श्रम के बीच जो है उनमें वो बना रहता है। जैसे बहुत सारी स्त्रियां जो है शहरों में जॉब तो करती हैं, लेकिन घर आके उनको घर भी संभालना पड़ता है, बाहर का वर्क भी करती हैं और घर का भी वर्क करती हैं। ठीक, परिवार भी उनको चलाना है और बाहर जो है उनको ऑफिस वगैरह भी चलाना है। मध्यम वर्ग में भी वही देखने को मिलता है, उच्च वर्ग में भी ठीक ठाक वही देखने को मिलता है। रोजगार में क्या देखने को मिलता है कि नीचे स्तर के पद मिलेंगे, ज़्यादा स्त्रियों को बड़े पद में नहीं मिलेंगे। इसलिए आप जब भी देखेंगे कि बड़े बड़े पदों पे जो बैठे हुए हैं, ओहदों पे जो आप किसी भी का नाम ले लीजिए, जैसे कोई सेक्रेटरी है या कुछ भी है, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं ज़्यादातर वो काम पुरुषों को मिले हैं। ज़्यादातर वहाँ प्रमोशन भी पुरुषों को मिले हैं, चाहे सेना में हो, चाहे ऑफिस में हो, या किसी भी पद पे कोई CEO वगैरह हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में हो। ठीक है, या घर मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों में ही आप देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर का जो मुखिया होता है वो पुरुष ही होता है, अधिकतर पुरुष होता है। स्त्रियों को काम घरेलू दे दिए जाते हैं। तो महानगरों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि उनको जो है जो पद मिलेंगे वो नीचे स्तर के पद मिलेंगे। सुरक्षा का स्तर उनका निम्न होगा। ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा उनके सुरक्षा का स्तर भी निम्न होता है, कम होता है। वित्तीय निर्णय में उनकी भागीदारी जो होती है वो भी कम देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं ऐसे निशान लगाया हूँ कहीं ये ऐसे या ऐसे, तो ये होता है ऊपर और ये होता है नीचे। ठीक है, इस चीज़ से समझ लीजिएगा कि अगर इस तरह निशान लगा है किसी शब्द के आगे नीचे, तो ये नीचे निचला स्तर और ये उच्च स्तर। ठीक है, तो जो सुरक्षा का स्तर होता है वो निम्न तबके का देखने को मिलता है। साथ साथ वित्तीय निर्णय में भागीदारी भी उनकी कम देखने को मिलती है। आप घर में देखते ही होंगे, चाहे वो शहर हो चाहे गांव हो, ज़्यादातर बड़े बड़े जो निर्णय लिए जाते हैं, खासकर घरेलू निर्णय या कोई वित्त का मामला हो, कोई आर्थिक मामला हो, उसमें पुरुषों की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है। महिलाओं से या तो राय पूछी ही नहीं जाती है, या तो अगर राय पूछी भी जाती है तो उनकी राय को मानी ही नहीं जाती, तो पुरुष वर्ग ही उसकी राय को ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि महानगरों में भी जो है नारी की परिपूर्णता एक मिथक ही साबित हो गई। राइट, निम्न वर्ग में नहीं के बराबर देखने को मिलती है। महानगरों में या जो रहते हैं, जैसे स्लम एरिया में, मतलब कोई शहर है और कोई आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, शहर में भी रहता है लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो वो निम्न वर्ग में आया। ठीक है, जैसे स्लम एरिया में रहता है, उनमें जो है नारी की तो कोई बात ही नहीं मानी जाती है, चाहे वो घरेलू हो चाहे रोज़गार हो। ठीक है, उनमें जो है कोई भी निर्णय में उनकी भागीदारी नहीं मानी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसे नगर, कस्बे, गांव। अब हमने महानगरों में देखा, अब फिर नगर हो गया कोई छोटा सा, मतलब नगर है, या कोई कस्बा है छोटा सा, या गांव है। वहाँ तो आपको नहीं के बराबर देखने के मिलेंगे। बहुत बहुत रेयर, मतलब 100% में 5% ही महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी, 95% देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब यही हुआ कि नहीं के बराबर। ठीक है, जिसमें भ्रूण हत्या जैसी चीज़ें हो जाती हैं, कुपोषण का मामला आ जाता है, स्वास्थ्य का मामला आ जाता है, शिक्षा का मामला आ जाता है। भ्रूण हत्या का मामला आप जानते ही हैं कैसे आता है। महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिलता जो पुरुषों को दर्जा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो खासकर आप देखे होंगे बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें जो है भ्रूण हत्याएं हो जाती हैं। 1-2 बच्ची अगर पैदा हुई है तो उसके बाद अगर बच्चियां होती हैं तो उनको लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसको हम जान से मार देते हैं। ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आप ये घटनाएं देखते ही होंगे
ये तो बताने की कोई बात ही नहीं है, ये तो किसी से छुपा भी नहीं है। भ्रूण हत्याएं इस तरह हो जाती है, शिक्षा का अभाव नहीं होता है। कुपोषण का मामला भी देखने को मिलता है स्त्रियों में। देखिए क्या होता है, जैसे घर में मान लीजिए दो लड़कियां पैदा हुई और एक लड़का पैदा हुआ, आप देखे ही होंगे, और लड़का जो है, लड़के के बाद और कोई लड़का नहीं है या लड़की है, लेकिन लड़का अकेले है, तो आप देखे होंगे कि लड़के के साथ प्रेम व्यवहार सबसे ज़्यादा रहता है, बल्कि स्त्रियों के साथ वो प्रेम व्यवहार नहीं दिखाई देता। आप ये आसपास अपने माहौल देखते ही होंगे। तो इस चीज़ से गुजरने के बावजूद जो है, स्त्रियों में कुपोषण की भी समस्या हो जाती है, बच्चियों में कुपोषण की समस्या हो जाती है। बच्चियों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। पुरुषों का स्वास्थ्य खराब हो जाए तो लोग तरह तरह के वो चीज़ें अपनाते हैं कि पुरुष का स्वास्थ्य ठीक रहे, क्योंकि उनको बड़े बड़े निर्णय लेना है, कुछ कवर करना है, आगे भविष्य बनाना है। स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्रों में देखते ही होंगे, शिक्षा के लिए जो है उनको प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। स्त्रियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि लोगों को लगता है कि ये सिर्फ चूल्हा चौका और जो है घरेलू काम करने के लिए बनी है। ठीक है, ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करके ये क्या कर पाएंगे? क्योंकि वहाँ जो है रूढ़िवादिता दिखती है, पितृसत्तात्मक सोच दिखती है। तो ये आप जो है निबंध में कुछ इस तरह फॉर्मेट जो है कर सकते हैं कि जो है नए युग की नारी एक मिथक भी है और मिथक नहीं है, दोनों को पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाते हुए अंत में निष्कर्ष कुछ ऐसा लिखेंगे कि आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, कुछ कोटेशन मैंने जो बताए थे उनका प्रयोग कर सकते हैं, बीच बीच अपने से सोच के लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए निबंध जो है हमारे तार्किक चिंतन पे डिपेंड करता है। हम जितना अच्छा सोच सकते हैं, जितना अच्छा लिख सकते हैं, हमको उतने अच्छे अंक मिलेंगे। अगर अच्छा नहीं सोचेंगे, अच्छा नहीं लिखेंगे, तो अच्छे अंक प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कल का आधा पार्ट और आज का आधा पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला निबंध है, ये 2017 यूपीएससी में पूछा गया था कि हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना कर सकते, प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मानवीय नियम बनाए गए हैं उसका साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक नियम हैं उनका प्रतिरोध हम यानी विरोध नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग अगर ऐसे सोचेंगे तो निबंध अच्छा लिख पाएंगे। और मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि निबंध लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप जैसे ही निबंध को पढ़ें, निबंध का जो लाइन होता है, 1 या 2 लाइन में निबंध की स्टेटमेंट ख़त्म होती है, उसी पे हमको पूरा 1200 शब्दों में लिखना है। लेकिन आप निबंध को तोड़ लीजिए, जैसे मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि मानवीय नियम जैसे है, इस निबंध को हम देख लेते हैं। मानवीय नियम को अलग कर लीजिए, साहसपूर्ण सामना अलग कर लीजिए, प्राकृतिक नियम अलग कर लीजिए, प्रतिरोध अलग कर लीजिए। अब प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध कर सकते हैं कि नहीं, मानवीय नियमों का प्रतिरोध कर सकते हैं नहीं, प्राकृतिक नियमों का साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं कि नहीं, अमानवीय नियमों का साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं नहीं। इस तरह 4 चीज़ें हमारे सामने आ गई। ठीक, तो इस तरह अगर निबंध की फॉर्मेटिंग को हम समझेंगे, जैसे पहले वीडियो में मैंने जो है 2022 जो इस साल निबंध आया है उसके बारे में बताया था, आपने वो देखा ही था। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कौन सा निबंध मूर्त आया है, कौन सा अमूर्त आया है, किस प्रकार हम उस निबंध को जो है ब्रेक करके जो है लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस निबंध की फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, किस प्रकार फॉर्मेटिंग करेंगे और फिर किस प्रकार हमें लिखना है। ठीक है, अब प्राकृतिक नियम कौन कौन से हो सकते हैं? प्राकृतिक नियम में जो हम पर लागू होते हैं। ठीक है, हम पर कौन कौन से लागू होते हैं? हमारे शरीर से जुड़े प्राकृतिक नियम होते हैं। ठीक है, जो हम पे लागू होते हैं, जैसे जीवन प्रत्याशा हमारी कितनी रहेगी ये प्रकृति जो है तय करती है। हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा ये प्रकृति तय करती है। और स्वास्थ्य को कैसे ठीक कर सकते हैं, योग और प्राणायाम से जो है। तो ये प्राकृतिक नियम है। जीवन प्रत्याशा कितनी रहेगी ये जो है प्रकृति डिसाइड करेगी। हमारे जो है
प्रकृति से जुड़े हुए नियम है, ये शरीर से जुड़े हुए नियम है जो प्रकृति द्वारा लागू होते हैं हम पर, ठीक है, हम पर लागू होते हैं। अप्राकृतिक जो हम पर लागू होते हैं, जैसे हमारा शरीर स्वस्थ है, ठीक है, हम जो है जैसी चीज़ें करेंगे हमारे साथ प्रकृति वैसा व्यवहार करेगी। हम प्रकृति के विरुद्ध कुछ भी कार्य करेंगे तो हमारे शरीर से जो जुड़े हुए नियम हैं, प्राकृतिक नियम, वो हमारे विरुद्ध हो जाएंगे। बाहर के नियम क्या हो सकते हैं? बाहर के नियम जो हम पे लागू होते हैं, ठीक है, बाहर के जो प्राकृतिक नियम हैं लेकिन मानव पे लागू होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का असर देखने को मिलता है। भूकंप, ऋतुओं की व्यवस्था की गई है प्रकृति के द्वारा, जैसे सर्दी, वर्षा, गर्मी। अब जैसे सर्दी हुई, ठीक है, प्राकृतिक नियम हैं सर्दी करना, लेकिन उनसे कैसे बचा जाए? सर्दियों में तो हम लोग हीटर की व्यवस्था कर देते हैं। वर्षा है, वर्षा नहीं हो रही है तो क्लाउड सीडिंग जानते ही हैं, क्लाउड सीडिंग करवा ली जाती है। क्लाउड सीडिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो गूगल कर लीजिए, बहुत आसान है, ठीक है। बहुत सारी अरब कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ जैसे बारिश नहीं होती। लास्ट ईयर आपने जो है आपने चर्चा सुनी होगी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि सऊदी अरबिया में भारी बारिश हुई रेगिस्तान में। कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बरसात करवाई गई है। उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है, सरकारें जो है क्लाउड सीडिंग करवा के। दिल्ली में भी आप केस सुनते होंगे, सर्दियों के मौसम में जब जो है वहाँ धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते होंगे। प्राकृतिक नियम है, देखिए, मानव निर्मित है लेकिन साथ साथ प्राकृतिक है कि जो है वहाँ धुंध इतनी ज़्यादा पड़ती है कि आंखों में जलन स्टार्ट हो जाती है सर्दियों के मौसम में। तो गवर्नमेंट दिल्ली की क्या करती है, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश करवाती है। तो जो नैनो पार्टिकल्स जो है प्रदूषण के घूमते रहते हैं, जैसे PM10 हुआ या PM2.5 हुआ, ठीक है, या और भी कोई गैसेस जो है हमारे वातावरण में जो है जिसकी वजह से आँखों में जलन होती है, तो वह बारिश के पानी की बूंद के साथ जो है मिलकर नीचे ज़मीन पर बैठ जाती है, या जो है जो पेड़ों की पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है धूल, वो साफ़ हो जाती है, जिससे जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो वहाँ का वातावरण साफ़ हो जाता है, लोगों को सांस लेने में जो तकलीफ़ हो रही होती है वो ठीक हो जाती है। तो क्लाउड सीडिंग का कुछ इस तरह भी उपयोग किया जाता है। अब जैसे गर्मी है, गर्मियों से कैसे बचा जाता है? तो हम लोग AC लगा लेते हैं, फ़ैन लगा लेते हैं, कूलर लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह गर्मियों से हमको निजात मिल जाती है। तो ये बाहर के प्राकृतिक नियम तो हैं लेकिन उनको रोका भी जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं लेकिन कुछ हद तक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण हम लोग पता लगा लेते हैं कि कहाँ पे ग्रेविटी है, कहाँ पे नहीं है। भूकंप का हम लोग भूकंप आने के पहले ही अनुमान लगा लेते हैं, ठीक है। भूकंप का मापन कर लेते हैं कि कितनी तीव्रता से भूकंप आया। भूकंप से निजात पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अपनाई जाती हैं, ठीक है। वर्षा ऋतुओं की व्यवस्था भी जो है प्रकृति की तरफ से, उसमें भी मैंने बताया कि किस तरह हम निजात पा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मानवीय नियम कौन कौन से हो जाएंगे। मानवीय नियम जैसे वर्ण व्यवस्था, ये जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, ये मानवों के द्वारा नियम बनाए गए हैं। इसके द्वारा जो है उच्च जाति निम्न जाति जैसी चीज़ें बांटी गई हैं, ठीक है। उसमें भी जो है वर्ग बांटे गए हैं, कौन सा वर्ग का क्या है। मानवीय नियम में विवाह व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। विवाह हो गया तो तलाक की भी व्यवस्था हो जाएगी। तलाक की व्यवस्था हो गई तो दत्तक यानी गोद लेने की भी व्यवस्था है, ठीक है। ये मानवीय नियम में शामिल है। जैसे राज्य के नियम क्या हो जाएंगे? संविधान का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना, कोई निर्णय लेना हो राज्य की तरफ से, ठीक है, तो ये मानवीय नियम है। लैंगिक श्रम विभाजन हो गया, जैसे स्त्री पुरुष में श्रम विभाजन हो गया, ठीक है, 2 पार्ट में हो गया, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल। अब फीमेल का क्या वर्क है, मेल का क्या वर्क है, इसमें श्रम विभाजन जो है मानवीय नियम है कि स्त्रियां ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे।
जैसे स्त्रियां घर का काम संभालेंगी, पुरुष बाहर का काम संभालेंगे, ठीक है। स्त्रियां जो है बच्चों को संभालेंगी, पुरुष जो है बाहर वर्क कल्चर संभालेंगे। तो इस तरह जो है लैंगिक श्रम विभाजन में किया गया कि ये इन लोगों के ये काम हो सकते हैं। रंग भेद आधारित व्यवस्था भी मानवीय नियमों में शामिल करते हैं। जैसे रंग भेद आधारित कैसे हो गया, जैसे आप जानते ही होंगे अपने यहाँ अच्छा रंग भेद चलता है कि नहीं चलता है, मतलब काला गोरा चलता ही है, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमको यूरोप में देखने को मिलती है या अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, वहाँ पे जो है अमेरिकन और जो है ब्लैक्स के बीच जो है हमेशा जो है मतभेद रहा है। और आप यूरोप की कुछ कंट्रीज़ में देखेंगे वहाँ भी आपको जो है गोरे और काले के बीच काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है। फिल्मों के माध्यम से भी आप देखते होंगे और बाकी आप न्यूज़पेपर के भी माध्यम से देखते होंगे कि किस तरह जातीय भेद किया जाता है, उनके साथ रंग भेद किस तरह किया जाता है, ठीक है। आपने जो है भारत में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और ख़ासकर टीवी एड्स वगैरह आजकल तो ऐसे माध्यम बन गए हैं जिसकी वजह से लोग रंग भेद और ज़्यादा करने लगे। मुझे तो कभी कभी लगता है कि इन सब चीज़ों पे बैन लगाने चाहिए। जो एक हफ्ते में जैसे टीवी पे ऐड आता है, आप देखते ही होंगे, एक हफ्ते में गोरा बनाने वाली क्रीम। तो भाई जो काला है, जिसका रंग सांवला है, वो क्या करेगा? वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझेगा कि मैं गोरा हो जाऊंगा तभी मुझे सक्सेस मिलेगी। वो कौन सा टीवी ऐड आता है, एक हफ्ते में निखार, उसके बाद जो है वो सीईओ से सीधे चपरासी से सीईओ बन गई। हाँ, ऐसे ऐसे जो है ऐड जब आते हैं तो रंग भेद को दिखाते हैं। हमें इन सब चीज़ों को जो है नकारना चाहिए। समाज को इस चीज़ में आगे आना चाहिए कि जो लोगों के बीच हीन भावना फैलाए उन सारे प्रोडक्ट को बंद करना चाहिए। वो ऐसा कुछ भी प्रचार जो है अगर किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को बंद होना चाहिए। ये सबका जो है इंडिविजुअल मामला है, क्योंकि देखिए कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, ये प्रकृति तय करती है। ये एक पिगमेंट तय करता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। कोई जो है व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता है कि कोई काला है या कोई गोरा है या कोई छोटा है। ये प्रकृति डिसाइड करती है, हार्मोन डिसाइड करते हैं। कोई व्यक्ति विशेष क्यों डिसाइड करे? इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए। लेकिन लोग एक दूसरे की अवहेलना करने लगते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको अपना बड़प्पन समझते हैं। ये सारी चीज़ों को सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मानवीय नियम। ज़्यादा उस चीज़ों पे बात नहीं करते हैं क्योंकि हमें निबंध में क्या लिखना है हम उस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे टॉपिक इतने बड़े हैं ना कि उस पर अगर परिचर्चा की जाएगी तो काफ़ी समय जाया हो जाएगा, ठीक है। तो अब प्राकृतिक नियमों और मानवीय नियमों को समाप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। तो किस प्रकार समाप्त कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों नहीं। जैसे मान लीजिए रंग भेद है। अब रंग भेद है तो जैसे अभी मैं बता रहा था, तो उसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है। अब रंग भेद को समाप्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। डाइवर्सिटी, अब जैसे मैंने देखा है कुछ यूनिवर्सिटीज़ या कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो अपने यहाँ जो एडमिशन करते हैं वो ढेर सारे ऐसे बच्चों को लेते हैं जो अलग अलग कम्युनिटी से हों, अलग अलग जो है रंग भेद से हों, और उनको इस चीज़ के लिए जो है अच्छे से सिखाया जाता है कि हमको रंग भेद नहीं करना है, डाइवर्सिटी जो है बना के रखनी है, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष होता है, ठीक है। जैसे 3 तलाक का मामला है, बिल्कुल मानव द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित है, लेकिन इसे ख़त्म भी किया गया है। अब देख लीजिए 3 तलाक का मुद्दा है। सती प्रथा है, मानव निर्मित है, लेकिन इसे समाप्त भी कर दिया गया, ठीक है। बाल विवाह है, बाल विवाह, अच्छा एक बात बताइए, मैं आप लोगों से कई बार पूछ चुका हूँ, कमेंट करके बताइए
कि बाल विवाह कुछ हद तक कम हुआ है या ख़त्म हो गया है, क्योंकि ऐसा न्यूज़पेपर के माध्यम से या कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता है कि हरियाणा जैसे जगहों पे, राजस्थान जगहों पे आज भी बाल विवाह होता है। अक्खा तीज पे जो है वहाँ बाल विवाह देखने को मिलता है। इंटरव्यू में पूछ भी सकता है, ठीक है, कि इसका क्या कारण है, कैसे ख़त्म किया जाए। ठीक, बाल विवाह भी ख़त्म होने दर्शाता है कि हाँ बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है। वर्ण व्यवस्था है, जैसे वर्ण व्यवस्था रखी गई कि जो है कोई जनरल कैटेगरी में है, कोई ओबीसी है, कोई SC ST है, ठीक है, या जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा रखा गया, ठीक है, तो उसको आरक्षण के माध्यम से जो है बिल्कुल समाप्त किया गया कि जो जनरल कैटेगरी का है वो सक्षम है तो उसके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन अगर जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके लिए भी जो है अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई। ओबीसी SC ST को ऊपर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे जो है जो मानव निर्मित व्यवस्थाएं हैं उनमें जो है कमी देखने को मिली है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो जो है वर्ण व्यवस्था बनाई गई कि तुम ब्राह्मण वाले ब्राह्मण का काम करेंगे, क्षत्रिय वाला क्षत्रिय का, वैश्य जो है अपना जो है वैश्य वाला काम करेगा, शूद्र जो है शूद्र वाला काम करेगा। लेकिन आरक्षण की व्यवस्था ऐसी कर दी गई कि सब लोग इक्वल हो सके, ठीक है। छुआछूत का मामला है, आर्टिकल 17 आप देखते हैं इम्प्लीमेंट किया गया संविधान में, जिसकी वजह से छुआछूत को ख़त्म किया गया, जिससे जो है एक दूसरे से अनटचेबिलिटी जो है ख़त्म की गई। हाँ, कि अगर कोई ऐसा जो है भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक, ये मामला हो गया। अब आगे क्या मामला हो सकता है? नहीं समाप्त किया जा सकता, तो कैसे नहीं समाप्त किया जा सकता ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक, तो लिंगगत भेदभाव जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो जो लिंगगत भेदभाव है, जैसे स्त्री पुरुष वाला भेदभाव, वो जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता, कभी नहीं ख़त्म किया जा सकता। क्योंकि देखिए, आप साफ जानते हैं क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता। स्त्रियां भले बराबर का दर्जा मिल गया है आज समाज में, लेकिन ख़त्म इसलिए नहीं किया जा सकता है। देखिए, हम तो चाहते हैं कि बराबर का दर्जा ख़त्म हो जाए, लेकिन मतलब बराबरी का दर्जा सबको मिले, स्त्री और पुरुष को, लेकिन ख़त्म क्यों नहीं हो सकता? कारण यह है कि देखिए, पुरुष की ऐसी प्राप्ति की व्यवस्था है कि पुरुषों को शुरू से ही माना जाता है कि शारीरिक रूप से ये ज़्यादा मजबूत है, और देखने को मिलता है कि पुरुष जो है शारीरिक रूप से ज़्यादा सक्षम होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि स्त्रियां जो है पुरुषों की अपेक्षा मानसिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली होती है, और ये मैं भी मानता हूँ। आप क्या मानते हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होती हैं। वो निर्णय लेने की क्षमता उनकी पुरुषों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होती है। हाँ, वो इमोशनल थोड़ा होती हैं, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा जो है स्त्रियां काफ़ी दिमाग की तेज होती हैं, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या है? वर्ण भेद जाति भेद दिखा सकते हैं कि जो है अभी भी विद्यमान है। वर्ण भेद देखने को मिलता है, जाति भेद देखने को मिलता है, ठीक है। जातिगत भेदभाव अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा, शहरी क्षेत्रों में वर्ण भेद आपको देखने को मिल जाएगा, वो अभी भी विद्यमान है। आप देख सकते हैं अखबारों के विवाह वाले विज्ञापन का उदाहरण आपने देखा है कभी? वहाँ आपको वर्ण भेद देखने को मिलेगी। जैसे क्षत्रिय राजपूत के लिए सुंदर सुयोग्य जो है ये कन्या चाहिए, वर्ण भेद आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे? सुंदर, सुशील, गोरे रंग की, सांवला रंग ना हो, गोरा रंग हो, तो ये वर्ण भेद हो गया कि नहीं हो गया? आज आप न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते ही हैं, रेगुलर न्यूज़पेपर में यही देखने को मिलेगा। उसके लिए बाकायदे 1 या 2 पेज जो है डिसाइड होता है कि इस पेज में वैवाहिक कार्यक्रम ऐसे होंगे कि इस जाति के लिए इस वर या वधू चाहिए, योग्य सुयोग्य पढ़ी लिखी जो
तो ये जो भेदभाव जो बना हुआ है समाज में, उसको हम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। कैसे? शिक्षा के माध्यम से, वही एक तरीका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा निबंध का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, कि हमारा निबंध क्या है? हमारा निबंध था कि हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं, प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जैसे बताया कि गुरुत्वाकर्षण, भूकंप वगैरह की व्यवस्था जो है वो हम लोग पहले से जान सकते हैं, अपने लिए थोड़े तैयार हो सकते हैं, लेकिन उसका प्रतिरोध नहीं कर सकते। लेकिन मानवीय नियम जो बनाए गए हैं, वर्ण व्यवस्था जैसी, विवाह व्यवस्था, तलाक जैसी चीज़ें, उनको हम समाप्त कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा निबंध था। आगे बढ़ते हैं, अगला निबंध देखते हैं। अगला निबंध हमने देखा था यूपीएससी 1995 में पूछा गया था कि निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। ये निबंध पहले जो है, मैंने पहली क्लास में इस निबंध के बारे में पूरी तरह बताया है। ठीक है, अगर वो क्लास नहीं देखा तो आप जाके देख लीजिए। अगर इस निबंध के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है तो फिर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है कैसे, क्यों। हालांकि निष्काम का अर्थ होता है कामना रहित, और सकाम का मतलब होता है कामना सहित। ठीक है, तो इस पे जो ये निबंध आया था, ये पहले वाले वीडियो में मैंने पूरी तरह से समझाया है। आप पहली वीडियो को फिर से देखिएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी समझ नहीं आया तो अलग से एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, उसमें जो है पूरा अच्छे से फॉर्मेटिंग भी करवा दूंगा इस निबंध को लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला निबंध है हमारा, यूपीएससी 1995 में आया था कि जब अर्थ बोलता है तब सत्य मौन हो जाता है। मतलब व्हेन मनी स्पीक ट्रुथ साइलेंट, देन ट्रुथ साइलेंट। मतलब जब पैसा बोलता है तब जो सच होता है मौन हो जाता है। और हमेशा ऐसा ही होता है, ज़्यादातर यही देखने को मिलता है। भाई पैसे के आगे किसकी चली है आज के टाइम में? अगर पैसे से तो लोग एंट्रेंस भी निकाल लेते हैं, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं, नौकरी भी कर लेते हैं। पैसे की वजह से लोग जो है चुनाव जीत जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ, सत्यता नहीं रह गई है, झूठ के बेसिस पे जो है उन्होंने ये चीज़ें हासिल की हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अर्थ बोलता है तब सत्य मौन हो जाता है। लेकिन हमें इसका पक्ष भी देखना है और विपक्ष भी देखना है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ हम विपक्ष देखेंगे कि अगर मनी स्पीक मतलब पैसा बोलता है तो सत्यवान हो जाता है, लेकिन नहीं, हमें ये भी देखना है कि पैसा भले हो लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है, सत्य सत्य भी होता है। ठीक है, हमें निबंध को कुछ इस तरह भी फॉर्मेट करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, इसका पक्ष देख लेते हैं। जैसे पक्ष देखते हैं, मौन हो जाता है, यानी सत्य मौन हो जाता है। कैसे? जैसे यूएसए है, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से जब वो पैसे लेता है, यूएसए वर्ल्ड बैंक जो है यूएसए को पैसे देता है, तो वही यूएसए जो है ईरान में जो है अपने सेना भेज के या किस तरह जो है व्यवहार करता है वहाँ पे। ईरान इराक के साथ आपने न्यूज़पेपर में पढ़ाई होगी, उसके साथ जो है ईरान जैसे जगहों पे संप्रभुता का भी संकट देखने को मिलता है। ठीक है, पैसा होने की वजह से उस पैसे का वो यूएसए कितना गलत उपयोग करता है। आप देखे ही होंगे अफ़गानिस्तान जैसा मैटर, जहाँ यूएसए की आर्मी थी। ठीक है, वहाँ कितना ज़्यादा जाती थी। ठीक है, बाकी जगहों पे भी यूएसए अपने जब ट्रायल्स करता है आर्मी वगैरह के, तो अपनी सेना भेज के वहाँ कितनी ज्यादती करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब पैसा बोलता है तो सत्य मौन हो जाता है। छोटी छोटी कंट्रीज़ पे जब यूएसए जो है जाके अपनी सेना को स्थापित करता है तो वहाँ ऐसी ऐसी गतिविधियाँ करता है जिसकी वजह से वहाँ जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है,
और क्या पक्ष हो सकता है? क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स आप जानते ही हैं ना। क्लिनिकल ट्रायल्स अगर आपको देखना हो ना, तो एक अभी वेब सीरीज़ आई थी हॉट स्टार पे, मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है। क्या नाम था, अभी बता दूंगा, याद आ जाएगा। हॉट स्टार पे वो आई थी, वो जो है क्लिनिकल ट्रायल्स पे बनी है। आप उसको देखिएगा कि किस तरह जो है लोगों के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। अगर आज के वीडियो में मुझे नहीं याद आएगा तो मैं कल के वीडियो में उस वेब सीरीज़ का नाम बता दूंगा, आप उसको ज़रूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हैं? जो जैसे यूएसए है या बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इंडिया छोड़ के बाहर की जो विदेशी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स बैन है। लोगों के ऊपर वो जो है अपना मेडिकल परीक्षण नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दवाओं का परीक्षण होता है तो वो वहाँ नहीं करते हैं, वो भारत जैसे या कोई छोटी छोटी कंट्रीज़ को जो है चुनते हैं। ऐसे बड़े बड़े जो माफिया हैं दवाइयों के, वो लोग जो है ऐसे ही करते हैं। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में लोग बीमार हुए, सस्ते दर पे लोग मिल जाते हैं, ठीक है, फिर उनको लालच दिया जाता है कि आपके ऊपर ये दवाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा और आपको अगर कुछ हो जाता है आप तो आपकी फैमिली को जो है इतना पैसा दे दिया जाएगा। एक तो ये माध्यम है, ठीक है, उनको लालच दिया जाता है। ठीक, दूसरा माध्यम क्या हो सकता है? दूसरा माध्यम हो सकता है कि जो है बिना किसी इंसान को बताए उसके ऊपर दवाइयों का परीक्षण करते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे बहुत सारे डॉक्टर, मैं अभी तो मैं किसी का नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसा मैं देखता रहता हूँ न्यूज़ में कि बड़े बड़े डॉक्टर कभी कभी एक्सपोज हो जाते हैं और कभी नहीं होते। कैसे? जब वो दवाइयों का परीक्षण करते हैं तो डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल्स में बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। लोग कहते हैं कि हमारे जो है गार्जियन जो एडमिट रहते हैं वो ठीक हो रहे थे, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हो गया और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, हॉस्पिटल्स में ही, या हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर लाए, घर में डेथ हो गई कि वो दवाइयाँ ऐसे खा रहे थे, इन दवाइयों की वजह से ऐसा लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दवाइयाँ खाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है, शरीर सूखने लगता है, या चेहरे पे पिंपल्स वगैरह आने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कुछ भी मेडिसिन्स ले रहे हैं तो हमको 4 बार सोचना चाहिए। अंग्रेजी दवाओं का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि हमारे ऊपर वो ट्रायल्स हो रहे हैं कि हमारे ऊपर वो वर्क करेंगे कि नहीं, इससे उनका बिजनेस चलता है। क्लिनिकल ट्रायल इतना खतरनाक होता है। हाँ, उस वेब सीरीज़ का नाम याद आ गया, उस वेब सीरीज़ का नाम है, आप जाके सर्च कीजिएगा, ह्यूमन। ठीक है, वेब सीरीज़ का नाम ही ह्यूमन है। ठीक है, आप ज़रूर जाके देखिएगा इसको। ठीक है, कि किस प्रकार क्लिनिकल ट्रायल्स का स्कैम होता है इंडिया में या बाहर की कंट्रीज़ में, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और उसके बाद जो है पर्यावरणीय संकट देखने को मिलता है। कैसे? जैसे मान लीजिए यूएसए विकसित देश है, भारत विकासशील देश है। अब इंडिया चाहता है कि मैं विकास करूं, ठीक है, और मैं भी विकसित हो जाऊं, विकासशील हूं, तो यहाँ नए नए जो है फैक्ट्रियाँ लगेंगी, ठीक है, नए नए उद्योग धंधे लगेंगे, उससे जो है पर्यावरण को बहुत लॉस होगा। खनन होगा तो पर्यावरण को लॉस होगा। बहुत सारी चीज़ें भी निर्माण होंगी तो पर्यावरण को लॉस होगा। लेकिन जो विकसित कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि हम ऐसा कुछ भी ना करें, क्योंकि पर्यावरण को लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो विकसित हो चुकी हैं। वो पैसे के माध्यम से यूएनए जाएंगी, ठीक है, और जगह जो है पर्यावरण में ये मुद्दा उठाएंगी। जो है यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो है ये मुद्दा उठाया जाएगा विकसित कंट्रियों की तरफ से कि जो है विकासशील देश ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। वो लोग वहाँ पैसा इतना ज़्यादा दे देते हैं यूनाइटेड नेशन वगैरह को, जो है कि वो विकासशील देशों के ऊपर प्रेशर करने लगते हैं, दबाव बनाने लगते हैं कि जो है आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर्यावरण क्षरण हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें को देखने को मिलती हैं। जुडिशियल सिस्टम आप देखे ही होंगे, बहुत सारी जुडिशियल सिस्टम में खराबी ये भी देखने को मिलती है कि यहाँ फीस बहुत महंगी है, पहली तो वकीलों की, ठीक है। और आप देखे होंगे कि जिस वकील को ज़्यादा फीस मिल जाती है वो केस जीत जाता है, ठीक है। आप पैसा ज़्यादा दीजिए, लोग तो यहाँ तक सुनने को आता है कि जज ने भी पैसे लिए हैं और उसने केस पलट दिया है, ठीक है। बड़े बड़े लोगों के जो है केस सुलझ जाते हैं, गरीब लोगों के केस नहीं सुलझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पैसा बोलता है, ठीक है। मैं किसी के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप सच्चाई जानते हैं, मैं सच्चाई जानता हूँ। हमें निबंध में किसी के खिलाफ नहीं लिख के आना है, लेकिन हमें जानना है कि हमें क्या लिखना है। जुडिशियल सिस्टम के बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं। भ्रष्टाचार, राशन का भ्रष्टाचार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे ये पीडीएस सिस्टम होता है, पीडीएस सिस्टम जानते ही हैं, जिसमें राशन मुफ्त में मिलता है। आजकल तो मुफ्त में ही मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जब से कोविड हुआ, ठीक है। इसमें भी आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप तो सुनते ही होंगे, ये लिख सकते हैं। आगे लिख सकते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं, वो ज़्यादातर उद्योगपति के पक्ष या विपक्ष में बनाई जाती हैं, ठीक है। उसमें लिख सकते हैं पक्ष और विपक्ष में कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, नीतियाँ बनाई जाती हैं सरकार की तरफ से, वो अमीरों के यानी उद्योगपतियों के पक्ष में होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। दहेज के बारे में लिख सकते हैं कि दहेज में जो उच्च पद में नियुक्ति के बाद जो है जो दहेज मिलता है वो सबसे ज़्यादा मिलता है। यानी क्या हुआ, जो आईएएस निकाला है, पीसीएस निकाला है, उसका दहेज अलग होगा। जो टीचर बना है उसका दहेज अलग होगा। साथ साथ जो डॉक्टर बना है उसका दहेज अलग होता है, ठीक है। जो इंजीनियर बना है उसका दहेज अलग होगा। तो इस तरह जो है उच्च पद में जब नियुक्ति हो जाती है तो उसमें जो है कैसी दहेज में चीज़ों को देखने को मिलती हैं कि उच्च पदों में नियुक्ति के बाद जिसको कोई पद नहीं मिलता उसके दहेज में देख लीजिए, और जिसको उच्च पद मिल गया उसके दहेज में देख लीजिए कि किस प्रकार जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक। आगे देख लीजिए कि विपक्ष मौन हो जाता है, यानी जब पैसा बोलता है। कैसे? यानी पैसा वहाँ वर्क नहीं करता है। विपक्ष में देखेंगे, जैसे कबीर दास का आप उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। कबीर दास का उदाहरण लिख देंगे तो आपको काफ़ी अच्छे अंक मिलेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कबीर दास का एक जो है कथन है, लिख सकते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, ठीक है। मैं भी भूखा ना रहूं, शादो भूखा न जाए। ये 2 लाइनें आप लिख दीजिए, यानी हे ईश्वर मुझे उतना ही दीजिए जिसमें जो है मेरा कार्य चल सके, ठीक है, ठीक है, जिससे मैं जो है अपने आप को चला सकूं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, कबीरदास को धन का लालच नहीं था। कबीरदास को अगर कोई रिश्वत देना चाहता तो क्या होता, वो नहीं दे पाता, मतलब पैसा उसके आगे नहीं टिक पाता, सीधी बात है। आत्मसम्मान का मामला हो सकता है। श्रीधरन आईएएस का नाम जानते ही होंगे, उनकी कहानी को पढ़िए, काफ़ी प्रेरणा मिलेंगी। अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं तो उनकी स्टोरी को आपको जानना बहुत ज़रूरी है, आप उनकी कहानी को पढ़िए, ठीक है। अरुणा राय के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। आशीष खेमका, इन लोगों के नाम जो है आप ज़रूर लिख के आइएगा। अगर ऐसा निबंध आ जाता है तो आप इन लोगों के, या इससे रिलेटेड कोई निबंध आ जाता है, सिविल सर्विसेज से निबंध आ जाता है, या कोई जो है एथिक्स में अगर ऐसे नाम आ जाते हैं, एथिक्स में भी लिखने को आते हैं, तो इन लोगों के नाम आप मेंशन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अंक मिलेंगे। आत्मसम्मान का जहाँ मामला हो, या प्रतिबद्धता के संबंध या भावनात्मक, ठीक है, भावनात्मक के साथ जो है संबंध में आप जो है, यहाँ पैसा नहीं चलेगा। जैसे माँ और संतान के बीच में जो प्रेम होता है उसमें पैसा नहीं चलता है, परिवार में जो है पैसा नहीं चलता है, दोस्ती भी पैसे से नहीं होती है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हाँ भावनात्मक संबंध के मामले में। और क्या हो सकता है, और हो सकता है मीडिया, जो जिम्मेदार मीडिया है या प्रामाणिक मीडिया है,
उसके आगे क्या होगा, पैसा नहीं चल पाएगा। आप कोई भी न्यूज़ चैनल ऐसा उठा के देख लीजिए जो प्रामाणिक न्यूज़ देखती है और जिम्मेदार मीडिया है, जैसे डीडी न्यूज़। अगर आप, मेरा तो मानना यही है कि सरकारी चैनल तो है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि जिम्मेदार भी है, कि वो लोगों के सामने जो है वही तथ्य लाती है जो सच हो। ठीक है, ठीक। तो उसमें जिम्मेदार मीडिया या प्रामाणिक मीडिया लिख सकते हैं कि ये जो है, किसी चैनल को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिख सकते हैं कि मीडिया जो है, जो जिम्मेदार मीडिया है या प्रामाणिक मीडिया, उसके आगे जो है अर्थ जो है मनी यानी वर्क नहीं करती है, वहाँ सत्य मौन नहीं होता है। ठीक। किसी कवि के बारे में लिख सकते हैं, कोई कवि आप जानते हो कि उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन उसने जो है, उसको पैसा दिया जाना था और लालच दिया जाना था कि आप हमारे लिए तरह तरह के गुणगान करिए, लेकिन कवि ने ऐसा नहीं किया। कोई कलाकार ले सकते हैं, कोई साहित्यकार ले सकते हैं। ठीक है, तो कलाकार या साहित्यकार में ले सकते हैं कि जो है उनके अंदर भी लालच नहीं आया है और उन्होंने अपना काम ईमानदारी से किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सत्य मौन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है आज का निबंध, आज की हमारी क्लासेस। ठीक है, हमने आज क्या क्या देखा, हमने देखा पिछले वीडियो के आगे का। ठीक है, नारी की परिपूर्णता मिथक है या नहीं वो देखा। साथ साथ हमने देखा दूसरा निबंध, हम मानवीय नियमों का तो साहसपूर्ण सामना कर सकते हैं, प्राकृतिक नियमों का प्रतिरोध नहीं कर सकते। उसके अलावा हमने देखा निष्काम बौद्धिक जिज्ञासा यथार्थ सभ्यता का जीवन रस है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप कमेंट करके पूछ लीजिए कि आपको चाहिए इसका वीडियो या नहीं, तो मैं लास्ट में जब ये सारे लेक्चर हो जाएंगे पेन ड्राइव कोर्स वाले, तो उसके बाद मैं वो लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है, साथ साथ हमने देखा कि जब अर्थ बोलता है तब सत्य मौन हो जाता है, ये निबंध हमने देखा। तो इस तरह हम निबंध की फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, आने वाली क्लासेस में आप लोगों को निबंध लिखाया जाएगा, उसके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या ही पढ़ाया गया है क्लास में, तो ऐसे ही पढ़ाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग शुरू में जब आप करना सीख जाएंगे कि किसी निबंध की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, तो आगे आप निबंध बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इतना ही रखते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपने मित्रों से भी करवाइए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट यही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।